तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। आज का जो प्रश्न रहने वाला दोस्तों, जीरो टू हीरो, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नाद संगीत दोस्तों नाद से शुरू हो जाती है। तो नाद जो है आपका, ये जीरो लेवल पे हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जीरो लेवल है और जीरो टू हीरो हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ इस सेट में आपको जीरो टू हीरो में हम इसमें जो है आपको 200 प्रश्नों का जो है आपको पहले प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। 200 प्रश्नों का प्रैक्टिस आपके पास होगा। तो इसमें जो कि प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं बीपीएससी या फिर एस्टेट या फिर और संगीत के अदर्स एग्जामिनेशन में, तो वो सब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है या बेसिक जो है हर एग्ज़ाम में जो है आपका इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए मैं आपको इस सेट वन, इसको मानिए कि बेसिक जीरो टू हीरो का ये सेट वन आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं अपने सेट को दोस्तों। लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल इतना गठरी बांध लीजिए कि यहाँ से बहुत सारे जो है प्रश्न दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। 50 नंबर का प्रश्न आसपास, यही जो मैं 200 प्रश्न करवाऊंगा, इसी में से आपके 50 नंबर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से आप लोग सारे प्रश्नों को देखिए और समझ के, जैसे समझाता हूँ वैसे आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा जीरो टू हीरो लेवल का। तो यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न कि नाद किसे कहते हैं। देखिए नाद किसे कहते हैं, तो भाई नाद जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो संगीतोपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं, नाद कहते हैं, ठीक है। संगीतोपयोगी मधुर ध्वनि को नाद करते हैं, नाद कहते हैं। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे आ ही गया है, चर्च क्या करना है आगे ना, आगे चर्च करते हैं जस्ट हम, कि नाद के कितने प्रकार होते हैं। तो नाद के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, नाद 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नाद 2 प्रकार के होते हैं। और नाद के अगर लक्षण के बारे में अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो नाद के लक्षण जो है दोस्तों, देखिए बिल्कुल कितना सिंप्लीफाई दोस्तों बात करें तो कितना सिंपल प्रश्न है, जीरो लेवल से आपको ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे आ गया है आपका कि नाद के कितने लक्षण या विशेषताएं मानी जाती है। तो नाद के जो प्रकार हम बताए, कितने बताए, 2 प्रकार बताए, ठीक है। 2 प्रकार, एक होता है आपका आहत नाद और दूसरा होता है आपका अनाहत नाद। दूसरा क्या होता है, अनाहत। तो ये नाद के 2 प्रकार हो गए। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, तीसरा प्रश्न है कि नाद के कितने लक्षण या विशेषताएं। तो नाद के अगर लक्षण की बात करें तो नाद के 3 लक्षण माने गए हैं। नाद के कितने विशेषताएं, 3। इसमें कौन कौन सा है, एक होता है आपका तारता, ठीक है, तारता, फिर होता है आपका तीव्रता, और तीसरा होता है आपका नाद की जाति अथवा गुण, ठीक है। ये होता है आपका तीसरा। तो इस प्रकार से हमारे कितने हो गए, 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, नाद के निम्न 3 लक्षण माने जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये आपको बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है पिंच बोलते हैं। पहला देखिए, पहला क्या है, पिंच। नाद के 3 लक्षण माने जाते हैं, कौन कौन सा है, पिंच है, यानी कि तारता जिसको कि बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नाद का ऊंचा नीचापन, पीच है, सॉरी पिंच मैं कर रहा था, पीच है, पीच इसको कहते हैं, पीच या तारता। तो अंग्रेजी यानी कि पाश्चात्य संगीत में उसे पीच कहते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, तारता कहते हैं। इसको ऊंचाई नीचाई भी कहा जाता है, स्वरों का ऊंचाई और नीचाई, यानी ऊपर और नीचे, यानी ऊंचाई नीचाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है तीव्रता, जिसको हम लोग तीव्रता बोलते हैं। यह क्या होता है, नाद की छोटा बड़ापन, क्या होता है, छोटा बड़ापन। देखिए तारता की बात करें, पहले बढ़िया से आप समझ लीजिए इस चीज़ को, तारता, तो तारता यानी ऊंचा नीचापन होता है। जैसे कि आपको देखिए, इसका एग्जांपल मैं नहीं दिया, एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे आप सड़ज मानिए, ये आपका रे मानिए। तो जैसे सड़ज का आंदोलन संख्या कितना हो गया, 240, और ऋषभ का यानी रे का कितना हो जाता है, तो 270। तो ये आप 30 का जो डिफरेंस देख रहे हैं ना, यही होता है ऊंचा नीचा। ये आपका रे स्वर हो गया ऊंचा, थोड़ा आप ऊंचा हो गया, और ये आपका सड़ज स्वर नीचा हो गया, ठीक है। तो ये किससे पता चलता है, आंदोलन संख्या से पता चलता है। प्रश्न आगे जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छे से समझिए इस चीज़ को। अब देखिए ये तो हो गया आपका। अब देखिए इंटेंसिटी के बारे में कि तीव्रता क्या होता है। तो तीव्रता को क्या बोलते हैं, नाद का छोटा बड़ापन भी बोलते हैं, नाद का छोटा बड़ापन। जैसे कि आपने सा लिखा था ना, रे लिखा था ना,
तो वो तो आपका तारता जो है ऊपर नीचे हुआ था किस पे, आंदोलन संख्या पे निर्भर करके। यहाँ पे क्या है, ये ऊंचाई नीचे, यानी कि आप ये देख रहे हैं छोटा बड़ापन, ये सा जो है आप कितना सा बोलेंगे तो सा, रे के लिए आपको क्या होगा, ज़्यादा आपको साउंड लगाना पड़ेगा ना, रे थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है तो ऊंचा नोट लग जाता है थोड़ा सा, तो यही एक छोटा और ये बड़ा, तो इसी तरह से। अब देखिए टिम्बर, टिम्बर को क्या कहते हैं, जाति अथवा गुण, नाद की जो है जाति अथवा गुण, इसको पाश्चात्य संगीत में टिम्बर कहा जाता है। तो टिम्बर इसको कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जाति अथवा गुण से हमें यह पता चलता है कि किस वाद्य का जो है आवाज़ निकल कर आ रहा है और किस वाद्य की यह आवाज़ है। जैसे कि जाति अथवा गुण से ही पता चलता है कि आगे कौन सा हारमोनियम बज रहा है या शहनाई बज रहा है। ठीक है, ये थे आपके 3। अब देखिए 5वां जो है आपके प्रश्न आ रहा है कि नाद की तारता, जैसा कि मैंने बताया नाद की तारता किस पर निर्भर करती है, तो तारता की बात हुई तो किस पे, आंदोलन संख्या पे निर्भर करती है। ठीक है, तारता, तारता जैसा कि मैंने बताया ना कि 240 होता है षड्ज का, 270 होता है आपका ऋषभ का, 300 हो जाता है आपका गंधार का, ठीक है, 320 हो जाता है आपका मध्यम का। तो ये इस तरह से आपको मैंने बताया, तो किस पे निर्भर करती है, आंदोलन संख्या पे। ये क्या है, ये आंदोलन संख्या है ना, ठीक है, ऊंचाई नीचाई है ना, तो समझ में आया। अगला देखिए प्रश्न देखते हैं 6ठा नंबर कि नाद की तीव्रता किस आधार पर निर्भर करती है। देखिए नाद की अब तीव्रता पे आ गई बात, तो तीव्रता किस पे निर्भर करती है, तो तीव्रता के बारे में, तो ये आपका कंप विस्तार जो है, कंप विस्तार उस पे निर्भर करता है। यानी कि कंप विस्तार, नाद की तीव्रता कंप विस्तार पे निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है कि नाद की जाति या गुण, नाद की जाति या गुण किस पर निर्भर करती है। तो नाद की जाति या गुण जो है निर्भर करती है किस पे, तो ये अपने सहायक नादों पर निर्भर करती है। ठीक है, सहायक नादों पे, यानी कौन से सहायक नाद पे जो बज रहे हैं, जो बज रहे होते हैं, ये जो सहायक नाद होते हैं उसके नाद की जाति अथवा गुण उसी पे निर्भर करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं यहाँ पे कि तार की लंबाई कम होने से प्रति सेकेंड आंदोलन संख्या क्या होता है। देखिए अगर तार की लंबाई अगर कम होगा तो प्रति सेकेंड आंदोलन संख्या क्या होगा, दो हमारा ऑप्शन यहाँ पे नीचे है, खैर उस पर ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन हमारा आंसर जो है यहीं पे छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। तो ये क्या है, तार की लंबाई कम होने से प्रति सेकेंड आंदोलन संख्या क्या होता है, बताना है कि आंदोलन संख्या क्या होता है। तो तार की अगर लंबाई दोस्तों कम रहेगी तो प्रति सेकेंड आंदोलन संख्या बढ़ती है। क्या होती है, प्रति सेकेंड आंदोलन संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखना है, छोटा मत समझिएगा प्रश्न को, क्योंकि बहुत छोटा ज़्यादा नहीं होता है। आप छोटे में ही उलझ के क्या करते हैं, प्रश्न को कई बार गलत कर देते हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं करना है आपको। चल रहे हैं आप 0 to हीरो लेवल में। ठीक है, 0 to हीरो लेवल का जो सेट ये चल रहा है उसमें आप चल रहे हैं, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह 200 प्रश्न जो है आपका रिवीजन करवाने के बाद जो है एक्स्ट्रा जो हार्ड प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, फिर वो सब प्रश्नों को मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अब 9वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि तार की लंबाई अधिक होने से क्या होता है, तार की लंबाई जो वहाँ पे क्या था, कम होने से क्या हुआ, बढ़ रहा था। अब यहाँ पे क्या है, अधिक होने से आंदोलन संख्या प्रति सेकंड क्या हो जाती है, आंदोलन संख्या यहाँ पे आपकी अधिक होगी तो क्या होगी, घट जाएगी। क्योंकि अगर तार की आप लंबाई को जो अगर बढ़ा देते हैं तो इसको यहाँ से कंपन करने में यहाँ तक ये जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ से आएगा, तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, समय जो है क्या लगेगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, समय ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम तार की लंबाई जो है अगर हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, तार की लंबाई को चलिए हम छोटा कर लेते हैं, ये हमारा ऐसे है और तार की लंबाई यही है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में तुरंत पहुँच जाएगा और यहाँ से यहाँ तुरंत, तो क्या होगा, कंपन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर अधिक लंबा होने देंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। तो बस यही चीज़ है। अगला प्रश्न है, सितार में तार सप्तक के पर्दे, सितार में, सितार की बात हो रही है, सितार में क्या होता है, सितार में आपके जो सितार जो होते हैं, सितार में क्या होता है कि तार सप्तक के पर्दे, डांड में कहाँ पे पर्दे इसके लगे होते हैं, कहाँ पे, ऊपर होता है, नीचे होता है, तार सप्तक का जो पर्दा होता है तो वो कहाँ पे लगा होता है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तार सप्तक का पर्दा नीचे लगा होता है सितार में। ठीक है, क्लियर हो गया, कहाँ होता है, नीचे में होता है।
सितार में नीचे होता है, बिल्कुल याद रखना है, तार सप्तक का पर्दा सितार में नीचे होता है। अब देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न है कि वायलिन में तार सप्तक का स्वर जो है पटरी में, यानी वायलिन की जो पटरी में कहाँ लगी हुई होती है। वायलिन जो होती है ना, वायलिन जो बजाते हैं, वायलिन से अगर संबंधित लोग की अगर हम बात करें तो वायलिन में बीजी जोग जो है वो आपके वायलिन सम्राट कहे जाते हैं, वायलिन सम्राट। और सितार में आपके पंडित रविशंकर जी हैं जो कि बहुत अच्छा सितार वादक हैं, निखिल बनर्जी हैं, तो ये सब क्या है, सितार वादक हैं। तो वायलिन की हम बात कर ले तो वायलिन में कहाँ होते हैं, वायलिन में होता है आपका कहाँ पे, फटाफट जवाब दीजिए। वायलिन में होता है ऊपर की तरफ, वायलिन में ऊपर और सितार में नीचे, याद रखना है। कौन सा पूछा जा रहा है, तार सप्तक का स्वर। इसमें तार सप्तक के स्वर, लेकिन उसमें क्या होते थे, पर्दे। तो सितार में पर्दे कहाँ, तार सप्तक के पर्दे ऊपर, और वायलिन में तार सप्तक के स्वर कहाँ, नीचे। तो बस यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दोनों में क्लियर कर लीजिए, यह याद हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो पूछा जा रहा है प्रश्न क्या है, यहाँ पे मनुष्य कम से कम कितनी आवृत्तियों को सुन सकता है। तो देखिए जैसा कि ये फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, कितनी आवृत्तियाँ, 20 से 20,000 तक का सुन सकता है ना, 20 से 20,000। तो ये जो आपका है क्या है, हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कितना सुन सकता है, सही जवाब इसका 20 हो जाएगा। 20 हर्ट्ज तक का आवाज़ कम से कम सुन सकता है, ठीक है, 20 हर्ट्ज, सही जवाब 3। आगे देखिए, मनुष्य अधिक से अधिक कितनी आवृत्तियों को सुन सकता है। अगर अधिक से अधिक आवृत्तियों की अगर बात करें तो अधिक से अधिक कितनी, तो 20 से आपके 20,000, जैसा कि मैंने बताया 20,000 कितना, HZ हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, आप लोग इसको 20,000 नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दीजिए, यही हो जाएगा 20,000। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर का प्रश्न है कि सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी जाती है। देखिए एक सप्तक की अगर बात करें तो सप्तक में स्वरों की संख्या कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है सप्तक में। तो सप्तक में जो स्वर होते हैं वो कितने स्वर होते हैं, 12 स्वर होते हैं कुल, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कितनी श्रुतियाँ। तो श्रुतियों की संख्या जैसा कि जानते हैं कितनी श्रुतियाँ हैं, 22 श्रुतियाँ हमारी संगीत में मानी जाती है। तो श्रुतियों की संख्या सप्तक में 22, एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ। और अगला प्रश्न क्या है कि एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं। तो स्वर जैसा कि मैंने आपको बताया, कितने स्वर, 12 स्वर माने जाते हैं किसमें, एक सप्तक में 12 स्वर, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न में है कि एक सप्तक में कितने शुद्ध और कितने विकृत स्वर माने जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल कितना है, 12 स्वर होता है, जिसमें कि हम लोग 7 शुद्ध मानते हैं और 5 जो है क्या है, 5 विकृत होता है। क्या होता है, 5 विकृत स्वर होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सा और प इसमें क्या होता है, सा और प अचल स्वर होता है, जो कि आपके एक ही तरह के लगते हैं। ये दो प्रकार के नहीं होते, यह स्वर अपने ही रूप में रहते हैं, सा और प। लेकिन यहाँ पे 5 स्वर आपके जो ऐसे हैं, कौन कौन सा हो जाएगा, रे, ये कोमल लगता है, ग भी कोमल हो जाता है, रे ग, ध भी कोमल हो जाता है, और एक आपका नी भी कोमल हो जाता है। लेकिन म जो है ये क्या होता है, ये तीव्र हो जाता है। तो रे ग ध नी ये चारों कोमल हो गए, और एक 5 ये तीव्र, और 7 कितने, 7 शुद्ध, और ये 5 विकृत, ठीक है। तो सही जवाब 7 शुद्ध और 5 विकृत। चलिए अब आगे देखिए इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल जीरो टू हीरो इसलिए रखे हैं नाम इसका, क्योंकि इसमें हम बहुत बेसिकली और ज़्यादा बहुत बढ़िया से जो आपके रिलेटेड जो रहेंगे, उसमें कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड प्रश्नों को भी कवर करने वाले हैं, और बिल्कुल बेसिकली सीढ़ी बाई सीढ़ी हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए घबराइए नहीं, सारा प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपका, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है कि 7 शुद्ध स्वरों की श्रुतियाँ कितनी मानी गई। देखिए 7 शुद्ध स्वर होते हैं ना, सा, रे, ग, म, प, ध और नी, ये 7 शुद्ध आपके स्वर हो गए। तो इसकी जो श्रुतियाँ जो मानी गई है 7 स्वर की, वो कितनी मानी गई है। तो देखिए षडज, सा, म और प, षडज मध्यम पंचम,
ये इसकी 4 श्रुतियाँ मानी गई है, षड्ज मध्यम पंचम की 4। और ये अगर बात कर लें रे और एक है आपका ध, रे ध आपकी इसकी 3-3 श्रुतियाँ मानी गई है। और उसके बाद फिर आपके बात करें तो ग, नी, ये आपके कितने श्रुति हो गए, इसके 2-2 श्रुति माने गए हैं, 2। तो देखिए अब इस तरह से फॉर्मूले को याद रखिएगा। देखिए 4 3 2, 4 4 3 और 2। तो इस तरह से क्या है कि श्रुतियाँ सबका क्लियर हो जाएगा। देखिए सा, रे, ग, म, प, ध और ये नी का। तो आप इसमें से निकाल लीजिए कि कौन सी श्रुति किसकी है। तो सा, म और प, ये हो गए आपके 4 श्रुति, 4-4। तो इस तरह से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये कितना है, 4 3 2 4 4 3 2। तो इस तरह से इसको आप याद कर लीजिएगा। या फिर आपको याद करना है चतुश्चय वाला, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि आप लोग देख लेंगे इस चीज़ को, तो यह आपका क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, सा म प की 4-4, रे ध की 3-3 और ग नी की 2-2 श्रुतियाँ क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को देखना है। देखिए यहाँ पे देखिए आधुनिक काल की बात हो रही है। आधुनिक काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया है। जी हाँ बिल्कुल, आधुनिक काल में यह जो है स्वर कहाँ माना गया है। लेकिन प्राचीन काल में कहाँ होते थे। प्राचीन काल में श्रुति स्वर अपने अंतिम श्रुति पे होता था। जैसे कि आप लोग देखे होंगे भरत के शरणा चतुष्टयी जो हुई थी, उसमें मैं सब कुछ क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल बेसिकली क्लियर करवाऊंगा आप लोग को दोस्तों। इसलिए आप लोग परेशान नहीं होना है, जुड़ के रहिए मेरे साथ, रेगुलर एग्जाम तक आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग की जो है बहुत बढ़िया से हम प्रैक्टिस जो है करवा देंगे और आप उस लाइक बिल्कुल बना देंगे जिसमें कि आपका बीपीएससी भी और स्टेट भी आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आधुनिक काल में क्या होता है, आधुनिक काल में स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना जाता है, यह सही है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यह कथन उसी में का है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया था। तो प्राचीन काल में क्या हुआ था, प्राचीन काल में देखिए आधुनिक काल में तो प्रथम में माना गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका क्या कहा गया है यहाँ पे कि श्रुति कहाँ होता है प्राचीन काल में। प्राचीन काल की अगर बात करें तो अंतिम श्रुति पर होता था, लेकिन यहाँ पे प्रथम है, ये हमारा गलत यहाँ से दिख रहा है। प्राचीन काल में शुद्ध ठाठ काफ़ी माना जाता था, ये सही है। और आधुनिक काल में बिलावल को शुद्ध माना जाता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ ये क्या है, गलत है। प्राचीन काल में श्रुति कहाँ होते थे, प्राचीन काल में श्रुति अपने अंतिम में होते थे, अंतिम श्रुति पर। जैसे कि आप लोग शरणा चतुष्टयी में देखे थे ना, भरत जी का शरणा में, तो उसमें कहाँ श्रुति होता था, अंतिम श्रुति पे स्वर होता था। तो एक इसमें 2 नंबर का गलत था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि भरत ने विकृत स्वर के लिए क्या प्रयोग किया। तो विकृत स्वर को भरत ने क्या कहा, विकृत स्वर को भरत ने साधारण कहा। क्या कहा, साधारण का नाम दिया गया। इसमें जानते हैं आप लोग कि भरत के अनुसार जो विकृत स्वरों की बात होती थी, विकृत स्वर, तो वो कितने प्रकार के थे। तो 2 विकृत स्वर भरत ने माने थे। कौन कौन सा, एक था आपका अंतर्गंधार और दूसरा था आपका काकली निषाद। दूसरा क्या था, काकली निषाद। तो यही आपका जो 2 श्रुति थे, दो जो स्वर यही थे आपके 2 स्वर, उसको भरत ने क्या माना था, भरत ने विकृत स्वर माना था, ठीक है, याद रखना है। वो ऐसा ना कि भरत ने विकृत स्वर के लिए क्या प्रयोग किया, साधारण। तो कौन कौन सा विकृत स्वर माने, तो आपको ऐसा ना हो कि आप 5 लगा दीजिएगा। 5 नहीं, भरत के अनुसार 5 नहीं, केवल कितना, भरत के अनुसार 2, अंतर्गंधार और काकली निषाद, ठीक है। और यही अंतर्गंधार और काकली निषाद के लिए भरत ने साधारण का प्रयोग किया था, साधारण शब्द का प्रयोग किया था, वही विकृत स्वर के लिए, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए अब आगे देखते हैं, आचार्य भरत ने एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी। तो भरत काल के संगीत की बात हो रही है, तो भरत ने जो है श्रुतियों की संख्या कितनी मानी थी। तो भरत के अनुसार भी 22 श्रुतियाँ मानी गई है, ठीक है। कितने श्रुतियों की संख्या, कितनी, 22 श्रुति मानी गई है आचार्य भरत के अनुसार। चलिए अब आगे देखते हैं, किस नंबर का प्रश्न है कि भरत ने कितने शुद्ध और विकृत स्वर माने।
देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 7 शुद्ध हम लोग पढ़ते हैं आज आधुनिक काल में, 7 शुद्ध और 5 विकृत। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भरत के बारे में, तो ये हमारा 7 शुद्ध और 5 विकृत नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। यही सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाने के लिए मैं यह सब सेट करवा रहा हूँ 0 टू हीरो लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 7 और 5 को नहीं लगाना है, तो 7 5 नहीं लगेगा। यहाँ पे आपके हो जाएंगे 7 शुद्ध और 2 विकृत। वही विकृत जो कि एक आपको बताया ना ऊपर, अंतर्गंधार, अंतर्ग और काकली निषाद और काकली निषाद, ठीक है। तो यही 2 विकृत स्वर जो हैं ये बताए हैं किनके अनुसार, भरत के अनुसार, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा 7 शुद्ध और 2 विकृत। तो इस चीज़ को एग्जाम में ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि भरत के विकृत स्वरों का नाम क्या है। देखिए भरत के विकृत स्वरों की अगर हम बात कर लें नाम, तो मैं अभी बताया हूँ ही, इसको तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अंतर्गंधार और काकली निषाद को पहचानने में, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि भरत के षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पे था। तो भरत की अगर हम बात कर रहे हैं, और ग्राम कौन सा होगा हमारा, ग्राम हम षडज की बात कर रहे हैं, तो षडज में जो है आपके पंचम की श्रुति जो होती है किस पे, 17वीं श्रुति पे स्थान होता है, 17वीं श्रुति पे होता है हमारा पंचम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 17वीं षडज ग्राम में। देखिए अगला प्रश्न को देख लीजिए, अब यहाँ से क्लियर होगा कि भरत के जो मध्यम ग्राम में है वहाँ पे आपके पंचम को पूछ रहा है कि पंचम किस श्रुति पे। यहाँ पे 17वीं आपने देख लिया, लेकिन यहाँ मध्यम ग्राम में देखिए, यह षडज ग्राम में देखिए मध्यम ग्राम में क्या है कि पंचम किस श्रुति पे। तो यहाँ से 17वीं से क्या हुआ, एक श्रुति नीचे आ गया है, कितना, एक श्रुति नीचे जब आया तो ये कहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, ये 17वीं से ये आपके मध्यम ग्राम में 16वीं पे आ गया है, ठीक है। तो मध्यम ग्राम में कहाँ पे होता है, मध्यम ग्राम में 16वीं पे, और षडज ग्राम में कहाँ होता है, तो 17वीं पे, ठीक है, क्लियर, ये चीज़ हो जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो क्या क्या प्रश्न है हमारा कि भरत ने षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के पंचमों के अंतर को क्या कहा। देखिए षडज ग्राम एक आपका था, षडज ग्राम का पंचम, और एक आपका था मध्यम ग्राम का पंचम। तो इसके जो अंतर उतारे ना, एक श्रुति का अंतर, तो उसको क्या कहा, उसको कहा गया प्रमाण श्रुति। उसको क्या कहा गया, उसको प्रमाण श्रुति का नाम दिया किसने, भरत ने। यह कैसे किए, यह सरना प्रक्रिया के द्वारा निकाले थे, सरना प्रक्रिया के द्वारा यह हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के पंचम के अंतर को प्रमाण श्रुति का नाम दिया गया। क्लियर बात। अब चलिए अब देखते हैं 26 नंबर, देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि प्रमाण श्रुति की दूरी भरत ने किस प्रकार प्राप्त की। तो देखिए प्रमाण श्रुति जैसे कि 17वीं पे था ना आपका पंचम, और यहाँ कहाँ पे आ गया, ये 16वीं पे आ गया, किस में, आपके इसमें था, ये षडज ग्राम में, आपका षडज ग्राम में था, और ये आपके कहाँ पे आ गया, मध्यम ग्राम में आ गया। तो यही जो दूरी जो उतारा ना, ये सरना प्रक्रिया के द्वारा ही उतारा गया, और इसी को जो एक श्रुति का जो अंतर आया, इसी को क्या, प्रमाण श्रुति का नाम दे दिया गया, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया आपका प्रमाण श्रुति, ये आपके प्रमाण श्रुति। और प्रमाण श्रुति को यहाँ किसके द्वारा किस प्रकार प्राप्त किया, तो यह भी प्रश्न क्लियर हो गया, सरना के द्वारा, सरना जो की गई थी ना, सरना चतुष्टयी, उसी के द्वारा क्लियर हुआ प्रमाण श्रुति, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत ने सरना प्रक्रिया में बीना पर कितने तार बांधे। देखिए स्वर के अनुसार से जो थे वो आपके भरत जो थे, भरत मुनि, ये आपके स्वर के अनुसार से बीना पे तार बांधे थे। जैसे कि 7 शुद्ध स्वर थे ना, 7 शुद्ध स्वर, सारे गामा पधा नी, तो 7 शुद्ध स्वर के अनुसार से बीना पे ये क्या किए थे, 7 तार बांध के ये सरना किए थे, ठीक है। 7 तार बांधे थे, कितने, 7 तार, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 तार बीना पे बांधा गया था, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रक्रिया में कितने तार बांधे, 7 तार बांधे। लेकिन आगे चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए प्रश्न यहीं पे मिल गया। सारंग देव भी एक सरना किए थे, सारंग देव जो कि आप जानते हैं संगीत रत्नाकर के लेखक हैं, 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर को लिखा गया था, ठीक है। तो सारंग देव के अनुसार अपनी सरना प्रक्रिया जो ये किए थे, इसमें क्या हुआ है कि आपको
कि सरणा प्रक्रिया में सारंगदेव ने 22 तार बांध दिए, ठीक है, भरत ने 7 बांधे। क्यों? क्योंकि यह स्वर के अनुसार चल रहे थे। लेकिन ये क्या हुआ, सारंगदेव ने तो 22 तार बांध दिया। तो भाई 22 तार क्यों बांधे? क्योंकि श्रुतियों की संख्या 22 थी, ये श्रुतियों के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है, श्रुतियों के अनुसार ये चल रहे हैं। तो बिल्कुल यह चीज़ जो है आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है, श्रुतियों के अनुसार ये चल रहे हैं। समझ में आई बात? तो ये याद रखिएगा, भरत ने 7 तार बांधे और सारंगदेव ने वीणा पे 22 तार बांधे। चलिए अब आगे देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भरत ने सरणा प्रक्रिया में तारों को कितनी बार उतारा। देखिए, तारों को अगर उतारने की बात आई है तो यहाँ पे कितनी बार उतारे हैं? 4 बार उतारा गया है। देखिए, पहली बार में क्या हुआ था, पहली बार में कुछ एक भी श्रुति जो है वो आपका सिद्ध नहीं हुआ। इसमें केवल आपको प्रमाण श्रुति जो है, आपको प्रमाण श्रुति नाम दिया गया। किसको? अभी मैंने बताया कि 17वीं से जो 16वीं श्रुति पे आई ना, षडज ग्राम से मध्यम ग्राम की 16वीं पे जो पंचम आई, उसी को जो है प्रमाण श्रुति का नाम दिया गया था। और उसके बाद फिर दूसरा में क्या हुआ कि दूसरा में आपके कितने श्रुति सिद्ध हुए? दूसरे में आपके 4 श्रुति सिद्ध हुए, ठीक है, 4 श्रुति। तीसरे की बात कर ले तो इसमें आपके 6 श्रुति सिद्ध हुए थे। और अगर चौथे की बात करें तो इसमें 12 श्रुतियों को सिद्ध किया गया था। तो हो गया ना कुल मिलाकर 4 और 6 10 और 12 22, यानी कुल 22 श्रुतियों को सिद्ध किया गया था। कितने बार में? 22 श्रुतियों को 4 बार में सिद्ध किया गया था, ठीक है, क्लियर? आपको जितना मैंने बताया कि ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि दूसरी सरणा में कितनी श्रुतियां सिद्ध हुई, तीसरी में कितनी श्रुतियां सिद्ध हुई। तो जो मैंने बताया अभी उस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। दूसरी में देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ, दूसरी में आपके 4 श्रुति, तीसरी में 6 श्रुति सिद्ध हुए और चौथी में, अब चौथी सरणा में 12 श्रुति सिद्ध हुए। तभी तो हुआ 6 4 10 और 12 22 श्रुतियाँ टोटल सिद्ध हो गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आपको ये देख लेना है, यह भी पूछा जाता है। चौथी में आपके 12 है। चलिए अब देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 30 नंबर जो है आपका प्रश्न है कि सरणा प्रक्रिया में भरत ने कितनी वीणा का प्रयोग किया। देखिए, वीणाओं की अगर बात की जा रही है, सरणा प्रक्रिया में भरत कितने वीणा का प्रयोग किए हैं, तो भरत के अनुसार अगर वीणा की अगर हम बात कर लें तो वीणा, इसमें 2 वीणा का प्रयोग किया है, ठीक है, एक दो वीणा का प्रयोग किया है। एक वीणा को इन्होंने अस्थिर रखा। क्या किया? एक वीणा को इन्होंने अस्थिर रखा और एक वीणा पे क्या किए? यह चला रहे थे, ठीक है। इसको जो अस्थिर रखा वीणा, इसे अचल वीणा का नाम दिया गया। कौन सा वीणा? इसको अचल वीणा। और जो चला रहे थे जो वीणा को, जिस वीणा को, ये जो वीणा, इसको क्या नाम दिया गया? इसको चल वीणा, ठीक है। ये जो आपका अचल वीणा था, इसको ध्रुवा वीणा भी कहा गया है। इसको कौन सा वीणा? इसको ध्रुवा वीणा भी कहा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपको? इसको जो है सरणा प्रक्रिया में कितनी वीणा का प्रयोग हुआ? तो 2 वीणा का प्रयोग हुआ। कितनी? 2 वीणा का प्रयोग हुआ। बिल्कुल ये सही जवाब, 2 वीणा, एक चल वीणा और एक अचल वीणा। चल वीणा को जैसा कि मैंने क्या बताया, अचल वीणा को ध्रुवा वीणा भी कहा गया, ध्रुवा वीणा का नाम दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों, यह 30 प्रश्न जो आपका 0 to हीरो लेवल का, यह आपका कैसा रहा? यह जो आपका सेशन है, मुझे फटाफट बताइए कि यह प्रश्न जो है आपको करने में कितना मज़ा आ रहा है। दोस्तों, क्या आपको पसंद है कि आपको 0 to हीरो लेवल से हम बढ़ाते चलें, या आपको कितना आनंद आएगा? दोस्तों, वह सब जो हार्ड प्रश्न जो कुछ पूछे जाते हैं ना, कुछ प्रश्न जो ऐसे रहते हैं जो हार्ड आते हैं, वह सब प्रश्नों को भी मैं करवा दूंगा बिल्कुल। लेकिन अभी 0 से आपको हीरो बनाना है, तो 0 से हीरो लेवल तक के हम लोग चलेंगे। तो बिल्कुल हम लोग बेसिकली बढ़ रहे हैं, तो इसी तरह से बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन को ऑल करके आप लोग रख लीजिए, तो ताकि जो भी है आपसे एक भी जो है सेट प्रैक्टिस जो है आपको छूटे नहीं। संगीत के जो ये जो बेसिक प्रश्न जो है इसमें जो आपको करवाएंगे ना दोस्तों, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए जो मैंने सवाल किया है कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। 4 बार और 2।